स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। कोशिश करना खुद से आंसर देने की, मैं तो आंसर बताऊंगा ही बताऊंगा। चलिए जी, क्वेश्चन देखिए जी, इनमें से ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जहां पे जो बोट रेसिंग है वो एक आपका स्पेशल फीचर देखने को आपको मिलता है? ये कौन सी जगह के ऊपर स्पेशल फीचर है बोट रेसिंग का? जो है ये एक राजा है महाबली, राजा महाबली के नाम पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, कॉमेमोरेट किया जाता है। और ये बोट रेसिंग जो होती है ये होती है आपकी कहां पे? दैट इज इन द केरला, ठीक है, केरला में। और कौन सा त्योहार है? दैट इज ओनम। आंसर नंबर क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। और ये उगादी जो है ये एक नया साल का त्योहार होता है। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहां पे सेलिब्रेट किया जाता है उगादी। नवरात्रि तो तुम्हें पता है, माता 9 माताओं का दिन होते हैं। पोंगल कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है? तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, तमिलनाडु में। ओके, साउथ इंडिया में तमिलनाडु कम्युनिटी जो है इसको सेलिब्रेट करती है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? दैट इज बी ऑप्शन, ओनम इज द करेक्ट वन। बोट रेसिंग होती है इस तरीके से। गोल्डन थ्रेशोल्ड एक कलेक्शन है पोइम्स का। ये गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है आपका, ये किस चीज की कलेक्शन है? और मतलब ये कलेक्शन है पोइम्स का, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो दिस इज रिटन बाय द सरोजिनी नायडू जी, आंसर नंबर सी। सरोजिनी नायडू जी के बारे में अगर हम बात करें, 1925 का एक कानपुर सेशन था आईएनसी का, वहां पे पहली इंडियन विमेन जो चेयरपर्सन बनी है वो ये बनी थी, ठीक है। अदरवाइज तो एनी बेसेंट थी, आपको पता है। सरोजिनी नायडू जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में विमेन सेक्शन को रिप्रेजेंट किया था, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। और हमारे यूपी स्टेट की पहली फीमेल गवर्नर सरोजिनी नायडू रही हैं। विजय लक्ष्मी पंडित अंबेसडर रही हैं यूएन के अंतर्गत। ओके, यूएन के अंतर्गत, ये जवाहरलाल नेहरू जी की सिस्टर हैं। अरुणा आसफ अली आप लोगों को पता होगा, जहां पे जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, तो यहां पे इन्होंने तिरंगा लहराया था, ट्राई कलर को लहराया था। और कहां पे? दैट इज द ग्वालियर टैंक, ग्वालियर टैंक बॉम्बे महाराष्ट्र में। और यहां पे क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करी गई थी 8 अगस्त 1942 को, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था। ये पॉइंट्स सारे याद रखने हैं तुम लोग। पॉइंट समझ में आया तुम्हें जी? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जी, आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया था 50th एनिवर्सरी ऑफ द थॉगलक मैगजीन। थॉगलक मैगजीन ये कौन सी भाषा में मैगजीन छापी जाती है जी? एक पर्सन है चो रामास्वामी, चो रामास्वामी, इन्होंने इस मैगजीन को स्टार्ट किया था, थॉगलक मैगजीन को स्टार्ट किया था। दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये भाषा कौन सी है? तमिल भाषा, आंसर नंबर डी। तमिल भाषा के अंतर्गत ये लिखी गई है, आंसर नंबर डी इज द राइट वन, आंसर नंबर डी, वेरी इंपॉर्टेंट, तमिल भाषा। चलिए जी, नेशनल गर्ल चाइल्ड कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये दिन हम सेलिब्रेट करने लगे हैं 2008 से। जो हमारी आपकी मिनिस्ट्री है, आपकी मिनिस्ट्री विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है, उसने ये त्योहार इसने ये दिन सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं 23 ऑफ जनवरी, इसको हम पराक्रम दिवस कहते हैं, पराक्रम दिवस। ये पराक्रम दिवस का मतलब क्या है? यहां पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी है। उनका जन्म हुआ था कटक उड़ीसा में, कटक उड़ीसा में हुआ है। और कटक में हमारे राइस रिसर्च सेंटर है इंडिया के, और इंटरनेशनल वाले कहां पे हैं? मनीला में। जनवरी 24 को हम सेलिब्रेट करते हैं गर्ल चाइल्ड डे, सेलिब्रेट करते हैं। 25 को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टूरिज्म डे, पर्यटन दिवस, नेशनल वाला, राष्ट्रीय वाला, क्लियर। लेकिन अगर तुम्हें पूछा इंटरनेशनल, जब वर्ल्ड लेवल पे पूछा, तो दैट इज द 27 ऑफ सितंबर। ओके, और 26 जनवरी इज द नॉट इंडिपेंडेंस, इट्स रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। समझ में आया? तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और 25 तारीख को तो हमारा नेशनल वोटर्स डे भी तो होता है, नेशनल वोटर्स डे। और तुम्हें पता है हमारे देश में वोटिंग एज कितनी है? 18, और 18 प्लस वाले वोट कर सकते हैं। पहले 21 थी, और ये अमेंडमेंट हुई थी 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 जो इंप्लीमेंट करी गई थी
1989 में, जिसमें हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट सुफ्रेज के नाम से हम जानते हैं। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन लैंग्वेजेस को स्कूल में प्रमोट करने के लिए किसके अंतर्गत ये बात करी है, कौन सी पॉलिसी के अंतर्गत बात करी है कि अंग्रेजी मतलब हमारी भाषाओं का, इंडियन भाषाओं का प्रमोशन किया जाए? तो इन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बात करी है, 2020 में बात करी है। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा भाषाओं के बारे में। भाषाओं के बारे में आपको यह पता होना चाहिए, हमारे संविधान में जब हमारा संविधान बना था तो 14 भाषाओं को मान्यता थी और ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी। अब टोटल 22 भाषाएं हैं। और हमारा जो 8th शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची, ये किस चीज के बारे में डील करती है? लैंग्वेजेस के बारे में। हमारा जो आर्टिकल 343 है, जिसमें इन्होंने हिंदी को हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बोला है इन द देवनागरी स्क्रिप्ट, वो 343 में लिखा गया है, 343 में लिखा गया है। समझ में आया तुम्हें? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? अब बात ये है कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के चेयरपर्सन कौन थे? यस, बच्चे बहुत सारे लिख भी रहे हैं, कस्तूरी रंगन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर नंबर सी। और एजुकेशन के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, एजुकेशन हमारे भारत देश में आर्टिकल नंबर 21A, जिसमें हमारा राइट है, दैट इज राइट टू एजुकेशन, जो हमारा फंडामेंटल राइट है। और आपका आर्टिकल नंबर 45, 0 to 6 ईयर्स के बच्चों को पढ़ाना, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आता है। और हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी देखने को मिलती है, 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना पेरेंट्स की ड्यूटी है। अब बात ये है, ये एड ऑन किया गया है 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा। ओके, और एजुकेशन कौन सी लिस्ट में कानून आता है? कंकरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में। कंकरेंट का मतलब क्या है? सेंटर प्लस स्टेट दोनों मिलकर कानून बनाते हैं यहां पे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर? सो दिस इज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? चलिए जी आगे बताइए। लार्जेस्ट सॉल्ट केव was recently discovered in which of the following countries? पहले तो ईरान में थी, वो 3 फीट के आसपास थी। अब जो है ये जो 3 किलोमीटर के आसपास थी, अब जो हमें मिली है वो 10 किलोमीटर के आसपास मिली है। और ये कहां पे है? ये है आपकी, दैट इज कॉल्ड इजराइल। और इजराइल में हमारी उस केव का नाम क्या है? मलहम। मलहम, आंसर नंबर डी, इजराइल। ठीक है? और इजराइल से हम मैक्सिमम अगर हम बात करें, हमारा सैटेलाइट्स वगैरह का प्रोग्राम जो होता है वो इजराइल के साथ चीजें जुड़ी हुई हैं, आंसर नंबर डी। और ईरान से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, जो सैफरन होता है, सैफरन केसर, वो वर्ल्ड वाइड हमारा ईरान से होता है, इंडिया में जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर में ही हमारा जीआई टैग इसको मिला हुआ है। और सैफरन जो होती हैं वो होती हैं एरोमेटिक बर्ड्स। समझ में आया? तो आंसर नंबर डी, इजराइल। चलो अगला क्वेश्चन बताइए। आर्टिकल 300A संविधान का वो किस चीज के बारे में डील करता है? ये डील करता है, पहले हमारा जो फंडामेंटल राइट होता था, राइट टू प्रॉपर्टी, अब इसको 300A में हमने कॉन्स्टिट्यूशन राइट बना दिया गया है। 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अकॉर्डिंग, तो नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी, वंचित नहीं होगा अपनी प्रॉपर्टी से। वो हमारा एक संवैधानिक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आर्टिकल 300A में। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलिए जी आगे बात करते हैं। ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। आर्टिकल 324A से लेके 324 से 329 संविधान का किसके बारे में डील करता है? ये हमारे इलेक्शन कमीशन और इलेक्शंस के साथ संबंधित है, आंसर नंबर 1। 324 तो इलेक्शन कमीशन के साथ संबंधित है, 6 साल के लिए अपॉइंट होता है, 65 रिटायरमेंट एज होती है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, राष्ट्रपति को ही रेजिग्नेशन देते हैं। पंचायत की बात करता हूं, पंचायत के लिए अगर आपको आर्टिकल 40 पूछा, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, जिसमें हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, पंचायत को बनाना इसमें आता है। पंचायत के लिए आर्टिकल नंबर 243A से लेके O तक आपके आर्टिकल आते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के। अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के आपके 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 हुआ,
जो इंप्लीमेंट किया जाता है 1993 में, और डेट है 24 अप्रैल, पंचायती राज दिवस कहते हैं उसको। और यहां पे जो है ये आपका 29 सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बना सकती है पंचायत, और आपकी पार्ट 9 ऐड किया जाता है और शेड्यूल आपका 11 ऐड किया जाता है। माइनॉरिटीज की बात करूं, अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम होती है, हमारे भारत देश में जो माइनॉरिटीज की बात आती है वो भाषा के आधार पे और धर्म के आधार पे, लैंग्वेज और रिलीजन के आधार पे हम माइनॉरिटीज बताते हैं। और माइनॉरिटीज का जो आर्टिकल नंबर है वो 2930 है। अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वगैरह जो भी सब चीजें हैं ये सेटअप कर सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं। पावर्स ऑफ द गवर्नर की अगर हम बात करें, आर्टिकल 161 में आता है, जिसमें वो उसको उसकी सजा कम कर सकता है, ठीक है, कैरेक्टर चेंज कर सकता है सजा का, वगैरह वगैरह, वो सब आता है आपका 161 में। ओके, तो बढ़ते हैं जी आगे। यहां पे जीएसटी के अंदर सबसे हाईएस्ट परसेंटेज स्लैब कौन सी है? 0, 5, 18, 0, 5, 12, ठीक है, 0, 5, 12, 18 और 28%। आंसर नंबर सी। जीएसटी की अगर हम बात करते हैं, इसमें सारे अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट करके हमने एक टैक्स बनाया, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी। 28% जो है सबसे हाईएस्ट टैक्स रेजिम है यहां पे। आंसर नंबर सी। क्लियर? ये देखो 0, 5, 12, 18, 28, 28, ये सारी की सारी चीजें इसमें आती हैं। ये आपको पीडीएफ जब मिलेगी तो इसमें एक बार रीड कर लेना भाई कौन कौन सी चीजें किसमें आती हैं। ये जीएसटी काउंसिल ने इसको रिलीज किया है डेटा को। जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन कौन होते हैं? हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर। जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन कौन होते हैं? हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंट्री जो है आपकी ये लॉन्च कर रही है दैट इज अ ब्रह्मोस मिसाइल? ये दो कंट्रीज द्वारा बनाई गई है, ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्रा और मोसोकोवा रिवर के नाम पे। एंड मोसोकोवा रशिया की है और ब्रह्मपुत्रा इंडिया की है। ये दोनों कंट्रीज बना रही हैं। ये 290 किलोमीटर की ये जो है इसकी स्पीड मतलब होती है कि इतनी दूर तक जा सकती है। और इसको हम आकाश से, लैंड से, सी से, कहीं से भी छोड़ सकते हैं। इसको फायर एंड फॉरगेट मिसाइल के नाम से जानते हैं। फायर एंड फॉरगेट का मतलब ये होता है एक बार छोड़ दो, जहां पे आपने निशाना मतलब बोला है कि वहां पे लगे वो सीधा जाएगा। मतलब इसको गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप उसकी टेक्नोलॉजी से गाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। क्लियर? और इसकी दो स्टेजेस होती हैं फ्यूल की। पहला जो होता है वो सॉलिड होता है और दूसरी स्टेज में आपका लिक्विड फ्यूल होता है, ये ध्यान रखना है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर जी? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार मन की बात जो करी थी वो कौन सी डेट को करी थी? एंड दैट इज द अक्टूबर 2014 और डेट इज द 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार जो है इन्होंने मन की बात करी थी। डीडी नेशनल और डीडी न्यूज के माध्यम से करी थी मन की बात। आंसर नंबर ए। क्लियर? मन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला यूनाइटेड स्टेट्स लार्जेस्ट जीडीपी शेयर है आपका, और दूसरे नंबर पे जीडीपी शेयर किसका है? दूसरे नंबर पे है चाइना का। आंसर नंबर बी, सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन आपको सारे याद करने पड़ेंगे, टॉप 5 तो आपको याद करने पड़ेंगे और इंडिया का स्थान भी आपको याद करना पड़ेगा। और इंडिया का स्थान है आपका 5वां और टॉप 5 में हम आते हैं। नंबर 1 इज यूएस, दूसरा चाइना, देन जापान, देन जर्मनी, देन इंडिया। यूके, फ्रांस, इटली, कनाडा, ब्राजील सब पीछे हैं इंडिया से। तो 5वां नंबर पड़ता है आपके इंडिया का। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी? आपका दूसरे पूछा था तो चाइना इज द करेक्ट वन, चाइना। ओके, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी? जीडीपी का मतलब ये होता है जो चीजें आप बना रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हैं गुड्स और सर्विसेज का, फाइनल प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हैं गुड्स सर्विसेज का, एक साल के अंतर्गत, कोई वस्तु भी हो सकती है, सर्विस भी हो सकती है, एक साल के अंतर्गत आपने उस चीज को बनाया है तो उसकी पूरी वैल्यू को काउंट करना इज कॉल्ड जीडीपी। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, चाइना। बीटल नट प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया में कौन सा है? सुपारी, तो दैट इज कर्नाटका। आंसर नंबर डी। कर्नाटका की कैपिटल इज बेंगलुरु। बेंगलुरु इसरो के हेडक्वार्टर हैं, स्पेस सिटी के नाम से भी जानते हैं बेंगलुरु को। वेस्ट बंगाल में आपकी प्रोडक्शन होती है जूट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा। ओके, जूट प्रोडक्शन के लिए कौन सा रेवोल्यूशन था? दैट इज गोल्डन फाइबर।
गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। और तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए और कि गोल्डन रेवोल्यूशन अगर पेपर में पूछ लिया, ओनली गोल्डन, ठीक है, तो गोल्डन अकेला अगर आ गया तो हॉर्टिकल्चर के लिए, बागबानी के लिए ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ओके, केरल की बात करते हैं तो केरल सबसे ज्यादा फेमस है आपका, दैट इज द स्पाइस सिटी, ठीक है, रबड़ प्रोडक्शन, इन सब के लिए फेमस है केरल। मणिपुर में आपके वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बैम्बू का। मणिपुर में एक लेक है दैट इज कॉल्ड, यहां पे ये नेशनल पार्क है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क ऑन द लेक लोकतक लेक। ये लोकतक लेक के ऊपर है और ये मणिपुर में है और ये फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोकतक लेक को कंफ्यूज मत करना लोनार लेक के साथ। लोनार लेक जो है महाराष्ट्र में देखने को आपको मिलती है और ये उल्का पिंड द्वारा बनाई गई लेक है, दैट इज द मीटोरिटिक लेक है। उल्का पिंड जो है हमारे धरती के ऊपर आके गिरे थे और वो कहां पे, महाराष्ट्र में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर नंबर डी। चलिए जी, ये भी ठीक है यार। सिरसी बीटल नट जो है ये कहां की है, बीटल नट अभी हमने बात करी है, दैट इज द कर्नाटका, आंसर नंबर 1। आंध्र प्रदेश में एक चीज याद करना, यहां पे पोलावरम प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलता है, पोलावरम, एंड दैट इज ऑन द रिवर गोदावरी, ठीक है। और गोदावरी रिवर के ऊपर नागार्जुना सागर डैम भी देखने को आपको मिलता है, कृष्णा रिवर के ऊपर आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम डैम भी देखने को हमें मिलता है इस पे। और उड़ीसा की बात करें, यहां पे हमें सिमलीपल टाइगर रिजर्व है, यहां पे भितरकनिका नेशनल पार्क है यहां पे, और चिलिका लेक है जो आपकी लेगून लेक है आपकी। और उड़ीसा में एक चीज और याद करनी है आपको, गाहिर माथा बीच, बहुत बार पेपर में आता है, जहां पे ऑलिव रिडले टर्टल जो होते हैं वो मास नेस्टिंग करते हैं। उस मास नेस्टिंग के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अरिबदा। उस मास नेस्टिंग के प्रोसेस को कहते हैं अरिबदा। तो आंसर नंबर 1 कर्नाटका। ये पागल बाबा जो टेंपल है ये कहां पे है, और पागल बाबा किसे कहते हैं, श्री शीलाजी नारायण, श्री शीलानंद जी महाराज, श्री शीलानंद जी महाराज को कहते हैं पागल बाबा के नाम से जानते हैं। ये मंदिर जो है पागल बाबा, ये कहां पे है, ये है वृंदावन उत्तर प्रदेश में देखने को हमें मिलता है। ओके, आंसर नंबर ए। सारनाथ वो जगह है जहां पे गौतम बुद्ध जी ने पहला उपदेश दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं, दैट इज द टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ, जिसमें हम कहते हैं 8 फोल्ड पाथवे फॉलो करो, 8 फोल्ड पाथवे फॉलो करो। कौन समझ में आया? और अपने 5 लोगों को उपदेश दिया था इन्होंने, वाराणसी में भी उपदेश दिए हैं इन्होंने, ठीक है, बस बात खत्म। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, ए, वृंदावन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, सासाराम बिहार में किस पर्सन का टॉम देखने को हमें मिलता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। सो ये सासाराम बिहार में टॉम मिलता है शेरशाह सूरी का, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इनका ओरिजिनल नेम क्या है, फरीद है। ओके, शेर खान इनका टाइटल है, बाबर खान लोहानी ने टाइटल दिया है इनको, बाबर खान लोहानी ने टाइटल दिया है इनको, ठीक है। और शेरशाह सूरी की लड़ाइयां हुई हैं, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ बिलग्रिम, जिसे हम कनौज की लड़ाई भी कहते हैं। ये दोनों लड़ाइयां इनकी शेरशाह उसके हुमायूं के साथ हुई हैं। चौसा की लड़ाई 1539 और बिलग्रिम की लड़ाई 1540, दोनों लड़ाइयां शेरशाह सूरी जीता था, हुमायूं को हराया गया था। दिस इज इंपॉर्टेंट। बहादुर शाह जफर इनका पेन नेम है, अदरवाइज बहादुर शाह सेकंड है, और इन्होंने 1857 का रिवोल्ट लड़ा था दिल्ली से। और बख्त खान इनके क्या थे, कमांडर इन चीफ थे, दिल्ली से रिवोल्ट लड़ा था। अलाउद्दीन खिलजी जिन्हें हम क्या कहते हैं, दूसरा सिकंदर के नाम से जानते हैं, सेकंड अलेक्जेंडर के नाम से, और इनका ओरिजिनल नेम क्या है, अली गुरशब। मंगोल ने सबसे ज्यादा अटैक इनके टाइम पे किया है। इन्होंने मुश्तक राज की एक पोस्ट तैयार करी थी टैक्स कलेक्शन के लिए। इसने ये भी बोला था दैट इज किंगशिप नोज नो किनशिप, राजा का बेटा राजा नहीं, जिसमें दम होगा पूरे राजपाट को संभालने के लिए वो होगा। पॉइंट समझ आया जी, पॉइंट समझ में आया। और अलाउद्दीन खिलजी
अलाउद्दीन खिलजी, रानी पद्मिनी और राणा रतनदेव जी, इनकी कहानी लिखी गई है पद्मावत पुस्तक में। ये पद्मावत पुस्तक जो है ये किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके। कुतुबुद्दीन ऐबक का टॉम जो है लाहौर में है। ये चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए इसकी डेथ हो गई थी। ओके। कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाता है, फाउंडेशन रखवाता है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जी के नाम पे, लेकिन कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कौन करवाता है? इल्तुतमिश करवाता है, ये याद रखना। आंसर नंबर सी, शेरशाह सूरी। तो क्वेश्चन देखिए जी अगला क्या कहता है, यहां पे जो आपका बुंदेलखंड वाला एरिया है ये कौन से एरियाज में पड़ता है? बुंदेलखंड वाला एरिया यूपी और एमपी के बीच का एरिया को कहते हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बॉर्डर पे आपका एरिया पड़ता है बुंदेलखंड। आंसर नंबर बी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का एरिया दैट इज बुंदेलखंड। चलिए जी, ये कंप्यूटर्स के अंदर एक आपके कुछ टूल्स होते हैं एमएस ऑफिस में, ये क्या है, किस कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं? ये तो मैंने बोल ही दिया, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो दैट इज आंसर नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट इज द करेक्ट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है अभी जो करंट में हम पढ़ रहे हैं तब? सत्या नडेला। भाई कल को चेंज हो जाए तो कब, जब आप वीडियो देखोगे तो चेंज कर लेना। और इसके हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन में है। बाकी इंटेल के, एप्पल के, गूगल के सब के हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया है, लेकिन इसके माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में देखने को हमें मिलते हैं। अगर मैं इंटेल की बात करता हूं तो पैट्रिक पी गेल्सिंगर जो है इनके सीईओ का नाम है, ठीक है। और एप्पल का टिम कुक, और उसके बाद गूगल की बात करते हैं तो सुंदर पिचई। ये सीईओ के नाम मैंने आपको बताए हैं, तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी। चलिए जी, ये गटर मार्जिन एक वर्ड यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट में, इसका मतलब क्या है? ये जो डॉक्यूमेंट्स आप बना रहे हो उसकी बाइंडिंग मैनेजमेंट के लिए आपको हेल्पफुल होता है गटर मार्जिन, मतलब प्रॉपर मार्जिन वगैरह सेट किए जाते हैं। सो डॉक्यूमेंट बाइंडिंग मैनेजमेंट होता है, डॉक्यूमेंट को प्रॉपर तरीके से बाइंड करने के लिए, मैनेज करने के लिए, दिस इज अ गटर मार्जिन, दिस इज अ गटर एरिया, मैनेजिंग करने के लिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये याद कर लेना। कंट्रोल प्लस जी फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन होता है, कंट्रोल प्लस जे पैराग्राफ को अलाइनमेंट करने के लिए, कंट्रोल प्लस क्यू जो सिलेक्टेड पैराग्राफ है उसको लेफ्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस एल जो लाइन हमने सिलेक्ट करी है उसको लेफ्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस आर जो लाइन हमने सिलेक्ट करी है वो राइट करने के लिए। ध्यान रखना यहां पे कंट्रोल प्लस एल लाइन की बात आ रही है, आर मतलब राइट को, क्यू बात मतलब किसके लिए आ रही है? पैराग्राफ के लिए आ रही है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, तो ध्यान रखना इन चीजों के बारे में। चलिए जी, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक राज्य है, जहां आप कह सकते हो डिस्ट्रिक्ट है, वो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता? ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं एग्जाम में, मैं पहले बता रहा हूं, इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है, जो जिसका सर पैर नहीं होता। उत्तर प्रदेश वाले बच्चों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन अदरवाइज किसी और एग्जाम में कोई सर पैर नहीं होता और फंस जाते हैं ये क्वेश्चन, और हम गड़बड़ हो जाती है हमारे साथ। तो यहां पे जो शेयर नहीं होता नेपाल के साथ वो कौन सा है, देखते हैं क्या है। ये है जी आपके 7 डिस्ट्रिक्ट, जहां पे आपका ये है जी नेपाल, ठीक है। यहां पे है पीलीभीत है, यहां पे श्रावस्ती है, ठीक है, बलरामपुर है। ये थोड़े से पिक्सल फट रहे हैं तो मैं यहां पे बता दूंगा, शायद आपको दिख रहे हो। पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज, लखीमपुर, बहरेच, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर। तो दीज आर द 7 डिस्ट्रिक्ट जो नेपाल के साथ शेयर करते हैं बाउंड्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे कौन सा बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा? तो यहां पे सीतापुर बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा, सीतापुर, ठीक है, क्योंकि यहां पे ये है क्लियर, पीलीभीत और श्रावस्ती भी है, और आपका पीलीभीत और श्रावस्ती भी है, महाराजगंज भी है, ये भी है, लेकिन कौन सा नहीं है? सीतापुर नहीं है। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी। गवर्नर जनरल बताइए बंगाल का कौन है जी? बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है? यहां पे बंगाल का गवर्नर जनरल पहला कौन बना था? वॉरेन हास्टिंग बना था। आंसर नंबर बी। और इसने जैसे ही बना, इसने रेगुलेटिंग एक्ट 7073 लेके आया, जिसमें इसने ड्यूल गवर्नमेंट को खत्म किया और सुप्रीम कोर्ट बना दी आपकी कलकत्ता में 7074 में, ठीक है। लॉर्ड रिपन की बात करें, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। पहला फैक्ट्री एक्ट जो है आपका दैट इज इंडियन 81 जो लेबर कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए थे, इनके टाइम पे आया था। इसके टाइम पे जो है आपका वो कौन था लॉ मेंबर? दैट इज इरविन तो नहीं था, मैं अरे कौन था वो? इल्बर्ट
इल्बर्ट बिल इसके टाइम पे आया था। इल्बर्ट लॉ मेंबर है इसके दरबार में 1883 में, जिसमें बात करी गई थी जुडिशियल इक्वालिटी के लिए कि कोई भी अगर यूरोपियन भी अगर पकड़ा जाता है, ब्रिटिशर भी अगर पकड़ा जाता है, तो जज सामने अगर इंडियन भी बैठा है वो सजा सुना सकता है। लेकिन ये चीजें चेंज कर दी गई थी, कंट्रोवर्सी हुई थी। लॉर्ड क्लाइव जो है ये गवर्नर है जी आपका बंगाल का, लेकिन इसने कौन सी लड़ाई लड़ी है? प्लासी का युद्ध लड़ा था। कब? 23 जून 1757। इसने सिराजुद्दौला को हराया था। सिराजुद्दौला को हराने का रीजन क्या था? मीर जाफर जो है वो किसके साथ मिल गया था? क्लाइव के साथ मिल गया था, और अगला नवाब ये बनेगा बंगाल का। लॉर्ड लिटन की अगर हम बात करते हैं, ये रिएक्शनरी वाइसरॉय है, ठीक है, वाइसरॉय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर है, ओके, और वाइसरॉय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर है। ये सब देखने को आपको मिलते हैं। अनपॉपुलर वाइसरॉय है, अनपॉपुलर वाइसरॉय, ओके, ये याद रखना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब क्वेश्चन ये है, लॉर्ड लिटन के टाइम पे आर्म्स एक्ट आया था। आर्म्स एक्ट का मतलब क्या है? आर्म्स एक्ट 1878 में, जिसमें बोला गया था कि अगर आपने बंदूकें रखनी है तो आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, यूरोपियंस को, इंडियंस को है। तो ये इसने किया था। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट स्टार्ट किया था इसने 1878 में। और ये क्या था? 1878 में वर्नैकुलर प्रेस मतलब आप अपने न्यूज़पेपर छापो, अपनी छाप सकते हो, लेकिन उसकी पहली कॉपी हमारे पास आएगी, और अगर आपने हमारे अगेंस्ट कुछ लिखा तो भाई फिर क्या होगा? जेल होगी, लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा और फाइन भी होगा। तो ये सब बातें होंगी। और 1876 में इसने दिल्ली दरबार सजाया, और उसमें क्वीन विक्टोरिया को जहां पे आके केसरी हिंद का टाइटल दे दिया। तो उस टाइम पे सूखे पड़ रखे थे हमारे इंडिया में। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका? वॉरेन हास्टिंग, बी ऑप्शन बनेगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। चरक संहिता जो चरक जी ने लिखी है, ये किस चीज के बारे में डील करता है? ये डील करता है आयुर्वेदा, मेडिसिन के बारे में डील करता है, ठीक है। चरक जी ने लिखी थी चरक संहिता। और ऐसे ही सुश्रुत संहिता भी लिखी गई है, सुश्रुत संहिता, वो सुश्रुत जी ने लिखी है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ये भी मेडिसिन के बारे में डील करती है। क्लियर? आर्किटेक्चर के बारे में अगर मैं बात करना चाहूं तुमसे, तो वो है शिल्प वेद। ये शिल्प वेद किसका उपवेद है? ये उपवेद है आपका अथर्ववेद का, जो वहां पे ब्लैक मैजिक्स लिखे गए हैं, ठीक है। पॉलिटी की बात करते हैं, पॉलिटी और इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं, तो कुटिल्या ने लिखी थी अर्थशास्त्रा उसमें। और कुटिल्या कौन है? ये प्राइम मिनिस्टर है चंद्रगुप्त मौर्य का। कुटिल्या को विष्णुगुप्त भी कहते हैं, और इंडियन माइकेवेली के नाम से भी जानते हैं, और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, आंसर नंबर बी, मेडिसिन इज द करेक्ट वन। चलिए, इनमें से कौन सा जो पेयर है वो आपका करेक्टली मैच नहीं है? करेक्टली मैच नहीं है, इनकरेक्टली मैच लिखा हुआ है। करेक्टली मैच कौन सा नहीं है? 261 बीसी कलिंग वॉर हुआ था, ये सही है, और इसमें अशोक जीत गया था। 13th रॉक एडिक्ट में उसका वर्णन किया गया है। उसके बाद वो बुद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गया था, उपागुप्त ने उसको करवाया था। 78 एडी में शक इरा कनिष्क के टाइम पे हुआ था, ये सही है। 622 कमेंसमेंट ऑफ द मुस्लिम इरा, ये भी सही है आपका। 709 औरंगजेब की डेथ, गलत। 1709 में हो गई, 1707 में हुई थी, अहमदनगर महाराष्ट्र, ओके। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी? 4 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। दिस इज नॉट द करेक्ट वन। चलिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं दादा भाई नौरोजी जी को, आंसर नंबर ए। इन्होंने हमें ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बताया था, ठीक है, कि भारत का पैसा बाहर जा रहा है। इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन स्टार्ट करवाई थी 1867 में। कहां पे? दैट इज इन द आपके लंदन में, ठीक है। और इन्होंने ये आपके इंडिया के पहले पर्सन जो हाउस ऑफ कॉमन में बैठे थे, हाउस ऑफ कॉमन में बैठने वाले पहले भारतीय जो 1892 में बैठे थे, फिंसबरी से लिबरल पार्टी से बैठे थे। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, ये याद रखना है। और अगर हम बात करें दादा भाई नौरोजी जी की, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन तो कहते हैं, और इनकी प्राइवेट सेक्रेटरी है मैडम बीकाजी कामा। और दादा भाई नौरोजी जी ने रस्त गुफ्तार नाम का पेपर भी लिखा है, ठीक है, मॉडरेट है ये। और ये 1906 कलकत्ता सेशन में पहली बार वर्ड यूज करते हैं स्वराज। लेकिन अदरवाइज स्वराज वर्ड कॉइंड बाय किसने दिया था? ये दयानंद सरस्वती जी ने, जिनका ओरिजिनल नेम क्या है? मूल शंकर, जो आर्य समाज से बिलोंग करते हैं। 1875 बॉम्बे में आर्य समाज बना था, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूसी बनर्जी की बात करते हैं, ये पहले आईएनसी चेयरपर्सन। कहां पे मीटिंग हुई थी? दैट इज गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में, बॉम्बे में मीटिंग हुई थी। पहले डिसाइडिंग प्लेस वाज पुणे के अंदर हैजा फैला हुआ था, फिर बॉम्बे शिफ्ट हो गया था।
फिरोज शाह मेहता, इनको हम बोलते हैं लाइन ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी इन्होंने सेटअप, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है इन्होंने सेट करी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, क्लियर। सुरेंद्रनाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस के साथ मिलके इन्होंने 1876 में इंडियन एसोसिएशन जो है आपकी सेटअप करी थी, और ये वो पर्सन है जिन्होंने बंगाली पेपर भी लिखा है, और पहले पर्सन जो जेल में गए थे एक लिटरेचर मतलब एक न्यूज़पेपर वगैरह छापने के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, तो ध्यान रखना। आ जाते हैं क्वेश्चन ए, डू और डाई का नारा किसने दिया था, करो या मरो, ये दिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे महात्मा गांधी जी ने। और क्विट इंडिया मूवमेंट एक वायलेंट मूवमेंट है, हिंसाजनक, लीडरलेस मूवमेंट है, इनके कोई लीडर नहीं थे, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर लीडरलेस ऑप्शन में नहीं आता तो आपको महात्मा गांधी जी को टिक करना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूं क्विट इंडिया, ये वर्ड किसने दिया था, यूसुफ मेहरौली ने, यूसुफ मेहरौली ने ये वर्ड दिया था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आया। जवाहरलाल, अच्छा, महात्मा गांधी जी की एक पेपर इंडियन ओपिनियन जो इन्होंने साउथ अफ्रीका से लिखा था, हिंद स्वराज, यंग इंडिया, ठीक है, और नवजीवन इन्होंने भारत में आके लिखे थे। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग इन्होंने बनाई थी 1932 में, ये ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड पेपर, नेशनल हेराल्ड पेपर इनका था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, और प्लस लेटर टू डॉटर, बंच ऑफ लेटर टू डॉटर, ये लिखे थे। सरदार पटेल जी वल्लभ भाई पटेल हैं, सरदार टाइटल इनको बारदोली सत्याग्रह में मिला था, गांव की औरतों ने टाइटल दिया था, 1928 में सत्याग्रह किया था इन्होंने। वल्लभ भाई पटेल जी जो हैं आपके 1931 कराची सेशन में प्रेसिडेंट थे, वहां पे पहली बार फंडामेंटल राइट का ड्राफ्ट तैयार किया था, और वो ड्राफ्ट तैयार करने वाले पर्सन कौन है, जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस, ये कटक उड़ीसा में इनका जन्म है, हमने बात करी थी। सुभाष चंद्र बोस जी 1943 में आईएनए के साथ जुड़ते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी की सारी जो भागदौड़ है ये संभालते हैं, और प्लस इंडियन स्ट्रगल नाम की ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, ये इंडियन स्ट्रगल नाम की ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं। सिंगापुर से महात्मा गांधी जी को संबोधित करते हैं, ये फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करते हैं। फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं अपनी सेना को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, सुभाष, गांधी, नेहरू और झांसी। झांसी जो है विमेन फोर्स है, सारी लड़कियां हैं यहां पे। जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो, ये सारे वर्ड किसने यूज किए हुए हैं, ये सुभाष चंद्र बोस जी के वर्ड हैं। आंसर नंबर डी, डू और डाई। चलिए, आजादी के बाद यानी कि हमारी इंडिपेंडेंस के बाद जो गवर्नर जनरल रहे हैं वो कौन रहे हैं आजादी के बाद, लॉर्ड माउंटबेटन। ये जो लॉर्ड माउंटबेटन है 1950 तक ही रहा है, ठीक है, और उसके बाद तो चेंज हो गए थे, और उसके बाद सी राजगोपालाचार्य जो है पहले इंडियन और लास्ट गवर्नर जनरल वैसे रहे थे। आंसर नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून का प्लान दिया था, जिसके कारण देश को आजाद करवाया गया था, 15 अगस्त को आजाद करवाया गया था, ये याद रखना है। और बेवल की बात करें, बेवल 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस आई थी जो फेल हुई थी आपकी, तो बस आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट वन। आंसर नंबर 1, ब्लैक बिल के नाम से किसे जाना जाता है, ब्लैक बिल के नाम से वो जानते हैं रॉलेट एक्ट को, इसे हम अनार्किल एक्ट के नाम से भी जानते हैं जी, जहां पे आपका सेक्शन 144 लगाया गया था। कोई भी पर्सन 4 या 4 से प्लस ग्रुप में बैठे हैं तो यहां पे उस पर्सन को क्या करेगा, जेल में डाल देंगे, 2 साल के लिए सजा मिलेगी। कोई भी बंदा जो है वो गलियों में खड़ा नहीं हो सकता ग्रुप में। और ये क्यों किया गया था, क्योंकि नेशनलिज्म बढ़ रहा था, राष्ट्रवाद बढ़ रहा था, तो 1919 में रॉलेट एक्ट लेके आया गया था, ये ध्यान रखना है। पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें 1784 में, जहां पे जो है कोड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। कोड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेगा, ठीक है, और कोड ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल अफेयर्स को देखेगा, यानी कि बिजनेस वगैरह को देखेगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का था, जहां पे इन्होंने बात करी थी वही ड्यूल गवर्नमेंट को खत्म करने की बात करी थी, और सुप्रीम कोर्ट बनाने की बात करी थी कलकत्ता में 1774 में। ओके, इंडियन काउंसिल एक्ट पहला जो था वो 1909 का था, जहां पे इन्होंने बात क्या करी थी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का था आपका पहला, जहां पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस की बात करी गई थी, पहली बार बजट डिस्कशन के लिए बोला गया था। 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म था। मॉर्ले जो है आपके सेक्रेटरी हैं, मिंटो कौन है, गवर्नर जनरल वाइसरॉय हैं, जहां पे आपकी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई थी सबसे पहली बार।
सेपरेट इलेक्टोरेट, क्लियर। और 1919 मोंटेक्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, डायरकी की बात करी गई थी। फिर उसके बाद 1935 जहां पे ऑल इंडिया फेडरेशन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका ए ऑप्शन, रॉलेट एक्ट इज द करेक्ट वन। हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहां पे है? वैसे इंडिया में सेक्स रेशियो कितनी है? 940 डिवाइडेड बाय 1000, यानी कि 1000 मेल एंड 940 फीमेल्स। और हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहां पे है? केरल में, आंसर नंबर 1 केरल में। और दूसरे नंबर पे कहां पे है? तमिलनाडु में, दूसरे नंबर पे। सबसे कम कहां पे है? हरियाणा में, सबसे लेस इज द इन द हरियाणा, सबसे हरियाणा में कम है, आपको देखने को मिलती है। और अगर मैं तुमसे बात करूं यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं जहां पे आपकी सबसे सेक्स रेशियो कम है, दैट इज दमन एंड दीव। दमन एंड दीव में सेक्स रेशियो सबसे कम देखने को आपको मिलती है। और सबसे ज्यादा कहां पे है? कौन सी यूनियन टेरिटरी में है? पुडुचेरी में, पुडुचेरी में सबसे ज्यादा है। ये हम यूनियन टेरिटरी की बात कर ली, ये हमने राज्यों की बात कर ली, तो ये आपको पता होना चाहिए। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट वन। इक्विनॉक्स की कंडीशन कब होती है? इक्विनॉक्स की कंडीशन कब होती है? जब आपकी सन की किरणें जो होती हैं वो वर्टिकली पड़ रही होती हैं, यहां पे दैट इज 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर पड़ रही होती हैं, जिसे हम ग्रेट सर्कल के नाम से भी जानते हैं। और उस दिन क्या होता है? 12 घंटे का 12 आवर्स का दिन, ठीक है, और 12 आवर्स की नाइट होती है। और ये कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। आंसर नंबर 1। 21 मार्च को हम क्या कहते हैं? वर्नल इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ओके। और 23 सितंबर को क्या होता है? दैट इज कॉल्ड आपका ऑटम इक्विनॉक्स, पतझड़। ये ध्यान रखना, साल में 2 बार इक्वेटर के ऊपर लाइन सन की किरणें पड़ती हैं, ओके। और 21 जून को सन की किरणें पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, जहां पे नदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है, लॉन्गेस्ट डे, शॉर्टेस्ट नाइट, और प्लस सबसे समर गर्मी वाला दिन, समर सॉल्स्टिस होता है। और 22 दिसंबर को सन की किरणें पड़ रही होती हैं कैप्रिकॉर्न पे, जहां पे नदर्न हेमिस्फीयर में आपका सबसे ठंडा दिन होता है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न कहां पे पड़ता है? 23.5 डिग्री साउथ में, सदर्न में। तो इसका मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में गर्म और नदर्न हेमिस्फीयर में सबसे ठंडा दिन होता है। और लॉन्गेस्ट डे कहां पे होता है? दैट इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? दैट इज द शॉर्टेस्ट डे होगा और लॉन्गेस्ट नाइट होगी, और सबसे ठंडे वाला दिन भी होगा। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी? ए ऑप्शन बनेगा, क्लियर। ये है जी 21 जून समर सॉल्स्टिस नदर्न हेमिस्फीयर में, 22 दिसंबर विंटर सॉल्स्टिस आपके नदर्न हेमिस्फीयर में, ये है जी मार्च इक्विनॉक्स, और ये है आपका सितंबर इक्विनॉक्स। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, तो ये याद रखना। चलिए जी, जाइलम प्लांट्स में किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? जाइलम प्लांट्स में रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। फूड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज फिलोएम, याद रखना, ओके। और ऑक्सीजन कहां से आती है? पानी के टूटने से, यानी कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर, लाइट के प्रेजेंस में पानी का टूटना, ओके, तब जाके निकलती है ऑक्सीजन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, 1। पहला फोर्ट कौन सा बनाया गया था जी? पहला फोर्ट कहां पे बनाया गया था? 1644 में बनाया गया था, एंड दैट इज इन द मद्रास। और वो फोर्ट कौन सा था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। आंसर नंबर बी। यहां पे आपके दिमाग में पता क्या आएगा? फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम बना था 1784 में कलकत्ता में, फोर्ट विलियम। पॉइंट समझ में आया? यहां पे आंसर बनेगा सेंट जॉर्ज। तभी मैंने तुम्हें क्या कहा था, आज का लेक्चर पूरा स्टैटिक क्वेश्चंस हैं, पूरे स्टैटिक क्वेश्चंस, ठीक है। और ये गड़बड़ करवाएगा, ठीक है जी, और ये गड़बड़ करवाता है, ये स्टैटिक क्वेश्चन गड़बड़ करवाते हैं पेपर में हमेशा। हमें एनालिटिकल में सीख भी जाते हैं, चीजें अच्छी भी लगती हैं, वो भी हम करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हम मैराथन में हम नहीं करते। लेकिन क्या होता है कि ये ऐसे क्वेश्चन भी फंसते हैं एग्जाम में और हमें नहीं आ रहे होते, और हम कुछ और ही टिक करके आ जाते हैं। यस, बिल्कुल। जो बच्चे कह रहे हैं कि स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इंडिया का कोई भी एग्जाम दोगे सबके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है ये, ठीक है, तो ध्यान रखें। तो आंसर नंबर बी। फंडामेंटल ड्यूटीज के कॉन्टेक्स्ट में यहां पे कौन सा पॉइंट आपका बिल्कुल सही है? देखिए जी, रिच हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना, ये बिल्कुल सही है। नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट रखना, बिल्कुल सही है। नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट रखना, न आके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट रखना, ये गलत है। और पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना, बिल्कुल सही। तो 1, 2, 4 सही है। और ये आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
1 to 4। नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट रखना, ना कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट रखना। नेचुरल इन्वायरमेंट जो आपके नेचर की चीजें हैं वो उसको प्रोटेक्ट रखना है। पॉइंट समझ में आया? तो आंसर नंबर सी। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी पहले 10 थी, अब टोटल कितनी है? 11। 10 से 11 चेंज हुई। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा ऐड हुआ था एक 11th वाली, लेकिन 10 जो ऐड करी गई थी वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग ऐड करी गई थी। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी और आपने इसको पार्ट की बात करें, पार्ट 4A में डाला हुआ है, 51A में डाला हुआ है। तो नॉन जस्टिसेबल हैं, नॉन इन्फोर्सेबल हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी आपका? सी ऑप्शन बनेगा, सॉरी डी ऑप्शन बनेगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। कौन सी कम्युनिटी जो है जिसके लिए आदि ग्रंथ जो है वो आपकी होली बुक है? आदि ग्रंथ, तो वो सिख धर्म के लिए, सिख धर्म के लिए ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब बाद में हो जाता है। आदि ग्रंथ पहले 5 गुरुओं की बानी है और लास्ट 5 और आगे वाले 5 गुरुओं की बानी गुरु ग्रंथ साहिब में है। क्लियर? तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी? सी। जैनिज्म में जो उनकी पवित्र पुस्तकें हैं उनके हम अंग और उपअंग के नाम से जानते हैं। बुद्ध धर्म में त्रिपिटक हैं, त्रिपिटक, जिसमें आपकी सुत्त पिटक और सुत्त पिटक, अभिधाम पिटक, अभिधाम पिटक और विनय पिटक आती है। सुत्त पिटक लिखी थी किसने? आनंद ने। ओके, विनय पिटक लिखी थी उपाली ने। अभिधाम पिटक किसने लिखी है? मोगालिपुत्तिस ने लिखी है। ओके, तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, कौन से शहर में जंतर मंतर नहीं है? जंतर मंतर नहीं है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है, मथुरा में है, न्यू दिल्ली मथुरा में भी है, ठीक है, जयपुर में भी है, उज्जैन में भी है, वाराणसी में है, इंदौर में नहीं है। इंदौर में नहीं है, तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी? डी ऑप्शन बनेगा। इंदौर जो क्लीनेस्ट सिटी है हमारी इंडिया की, मध्य प्रदेश में इसका पार्ट देखने को हमें मिलता है। और ये जंतर मंत्र किसने बनाए थे? राजा जयसिंह। राजा जयसिंह 2 कहां के राजा हैं? ये जयपुर के राजा, इन्होंने बनाया था जंतर मंत्र। तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी आपका? 4। इंदौर इज द करेक्ट वन, इंदौर। हमारी जो 6 ऑफिशियल भाषाएं हैं यूनाइटेड नेशन की, वो कौन सी भाषाएं इनमें से एक है? तो मैंने तुम्हें याद करवाया था, फ्रेस्का वर्ड याद रखना। फ्रेस्का, फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज, अरेबिक। तो यहां पे देखो जी कौन सी है? चाइनीज इज द ऑफिशियल भाषा यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन में 6 भाषाएं हैं, लेकिन जो वर्किंग लैंग्वेजेस हैं वो इंग्लिश है और फ्रेंच। ये दोनों जो हैं आपकी वर्किंग लैंग्वेजेस देखने को हमें मिलती हैं, याद रखना। यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन कब बना था? 24 अक्टूबर 1945 को बना था। 24 अक्टूबर 1945, ठीक है, याद रखना। और 24 अक्टूबर इज अ यूएन डे जिसे हम कहते हैं। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में देखने को हमें मिलते हैं। चलिए जी आगे बात करते हैं। कौन सी कंट्री से हमने 5 साल का प्लान लिया है? 5 ईयर प्लान। हमारे इंडिया में 5 ईयर प्लान 1951 से 56 का था और प्लानिंग कमीशन बना था हमारा 1950 में बना था 15 मार्च को, जिसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन रहते हैं। और इसको अब चेंज किया गया है नीति आयोग में, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अभी भी इसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर ही रहते हैं। और 5 ईयर प्लान हमने लिया था यूएसएसआर से लिया था। फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट यहां से लिया है। आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कॉन्सेप्ट लिया है। साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट का प्रोसेस लिया है। यूएसए जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे वर्ड हमने यूएसए लिए हैं। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यूएसएसआर। हमारे इंडिया का 75% हिस्सा, जिसे हम 3/4 वाला हिस्सा कहते हैं, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया है, ध्यान रखना। चलिए जी आगे बात करें। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, ये कहां पे सिचुएटेड है आपका? इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च ये देखने को मिलता है हमारे मुंबई में। आंसर नंबर सी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये सारा कुछ महाराष्ट्र मुंबई में देखने को मिलता है, ठीक है। और बेंगलुरु में इसरो के हेडक्वार्टर हैं। इसरो बना कब था? 15 अगस्त 1969। ओके, चलिए जी आंसर नंबर सी। कौन सा परमानेंट मेंबर नहीं है आपका कहां का सिक्योरिटी काउंसिल का? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 लोग होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ये 5 परमानेंट मेंबर वो हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीते थे। और इसके कंट्री के नाम कौन से हैं? फ्रांस है, ठीक है, रशिया है, इंग्लैंड है यानी कि यूके, और प्लस चाइना है,
और प्लस जो है एक और रह गया, कौन सा रह गया, यूएस है। तो ये 5 कंट्रीज हैं और इनके पास, पांचों के पास क्या है, वीटो राइट्स होते हैं। लेकिन जो ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं और इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, ये याद रखना। तो यहां पे कौन सा परमानेंट मेंबर नहीं है, कनाडा इज नॉट द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आंसर नंबर डी। और सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, वोटिंग राइट्स है, मैंने आपको बता दिया। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को हम और क्या कहते हैं, दैट इज पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड, पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, आंसर नंबर 4, कनाडा इज द करेक्ट वन, कनाडा। एगमार्क लेबोरेटरी जो लोकेटेड है इंडिया में कहां पे है, एगमार्क मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक वर्ड होता है इकोमार्क, इकोमार्क का मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इकोमार्क मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो एगमार्क जो है ये कहां पे है, सेंट्रल लेबोरेटरी जो है हमारी कहां पे है, सो दैट इज सीन इन द नागपुर महाराष्ट्र, आंसर नंबर 4, नागपुर महाराष्ट्र में है ये, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हर किसी चीज का आंसर न्यू दिल्ली नहीं होता, ठीक है, हर किसी चीज, देखा तुम्हें मैं कहा था ना, मैंने क्या कहा था, कर रहे हो ना गलत, कर रहे हो ना गलत, देख लो तुम्हारे सामने है, आंसर नंबर डी नागपुर। यही तो गड़बड़ करवाता है पेपर में तुम्हें, कर ही जाओ। चलिए जी, दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है ये किसकी कंट्रीब्यूशन में दिया जाता है, ये सिनेमा की फील्ड में दिया जाता है, आंसर नंबर 1। दादा साहेब फाल्के वो पर्सन है जिन्होंने 1913 में पहली मूवी बनाई थी राजा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, ठीक है, तो ये पहली टॉकी मूवी थी, ये ध्यान रखना। और इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से भी जानते हैं, क्लियर। और ये जो है पहली बार 1969 में मिला था देविका रानी को, 1969 में मिला था देविका रानी को पहला अवार्ड, दैट इज द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। इसी कारण देविका रानी को फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से जानते हैं। और फादर ऑफ इंडियन सिनेमा किसे कहते हैं, दैट इज किसको, दादा साहेब फाल्के को। और फर्स्ट लेडी देविका रानी, तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट वन। फेमस एलिफेंट फेस्टिवल ये कहां पे होता है आपका, हर साल सेलिब्रेट किया जाता है होली के त्योहार पे। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है कहां पे, होली के त्योहार पे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये जयपुर राजस्थान के अंतर्गत सेलिब्रेट किया जाता है। जयपुर जिसे हम और क्या कहते हैं, पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लॉन्च किया गया था, ये याद रखना है, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। रामदासपुर किस शहर को कहते थे, ये कहते थे अमृतसर को, अमृतसर को रामदासपुर कहते थे। गुरु रामदास जी, आपको याद है गुरु रामदास जी जो सिखों के चौथे सिख गुरु हैं, और वहां पे जहां पे गोल्डन टेम्पल है आपका, हरिमंदिर साहिब जहां पे कहते हैं, वहां का जो सरोवर है, सरोवर की जो लैंड गिफ्ट हुई थी वो गुरु रामदास जी को दी गई थी। किसने दी थी, अकबर ने दी थी, ठीक है। अभी हम करने लगे हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब कुछ हम करने लगे हैं, पहले था नहीं इतना ज्यादा, आंसर नंबर सी। और कुछ मुगल्स बहुत अच्छे थे और कुछ मुगल्स तो बहुत ही खराब थे, क्योंकि पहले ऐसे सिख गुरु जिनको शहादत मिली थी, जिनको मारा गया था, दैट वाज गुरु अर्जन देव जी जो जहांगीर ने मारा था। फिर उसके बाद गुरु जो है तेग बहादुर जी को मारा गया था चांदनी चौक में, हिंद की चादर जिन्हें हम कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी। फिर उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी के साथ बहुत सारी लड़ाइयां रहती थी, तो ये ध्यान रखना है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, आंसर नंबर सी इज अमृतसर इज द करेक्ट आंसर, गोल्डन टेम्पल। और गोल्डन टेम्पल के ऊपर गोल्डन किसने चढ़ाया था, दैट इज महाराजा रणजीत सिंह जी ने, ध्यान रखना है। चलिए जी, साइक्लोन 30 जो है एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है जो कि रेडियो आइसोटोप्स प्रोड्यूस करता है। रेडियो आइसोटोप्स मतलब जो हमारी हेल्थ के लिए हेल्पफुल होते हैं। और ये जो है कहां पे, मतलब किस चीज के लिए बनाया गया है, ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम बात करते हैं। जैसे कि कोबाल्ट 60 बनाया गया था, वो कैंसर के लिए था। और आपका आयोडीन 131 था, वो आपका थायराइड ग्लैंड के लिए था। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, आंसर नंबर बी। कैंसर की स्टडी की अगर हम बात करते हैं, उन्हें हम ऑन्कोलॉजी के नाम से जानते हैं। जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं कैंसर के लिए, उन्हें हम ऑन्कोजीन्स के नाम से जानते हैं। और कैंसर क्या होता है, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस, जाने के अनकंट्रोल्ड माइटोसिस मतलब अनकंट्रोल्ड डिवीजन को कहते हैं कैंसर। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ओके। ब्लड प्रेशर नॉर्मल 120/80 होता है, 120 होता है सिस्टोल और 80 क्या होता है, डायास्टोल।
जिसमें जो सिस्टोल होता है वो क्या होता है आपका, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, और डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट कहते हैं। डायबिटीज क्या होता है, शुगर, जिसका मतलब क्या है, आपकी ब्लड में जो ग्लूकोज है वो बढ़ गया है, ब्लड में जो ग्लूकोज है वो बढ़ गया है, क्लियर, तो दैट इज कॉल्ड डायबिटीज। आंसर नंबर बी, कैंसर इज द करेक्ट वन। चलिए जी, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज 1990 में किसने डिस्कवर किया था, तो दैट इज बाय द टिम बर्नर-ली। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आंसर नंबर ए, टिम बर्नर-ली इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर वन। नेचुरल रिसोर्स हम किसे कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स उसे कहते हैं जो हमारे ह्यूमन नेचर के लिए यूज करने के लिए बनाया गया है और वो नेचर ने हमें दिया है, उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है। दैट इज ए नेचुरल रिसोर्स इज ए गिफ्ट ऑफ ए नेचर दैट इज यूजफुल फॉर द मैनकाइंड। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हमने नेचर में जो चीजें हैं हमें उसको ऐसे यूज करना है ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन यूज कर पाए, उस चीज को हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के नाम से जाना जाता है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक वर्ड किसने दिया था, ब्रंटलैंड कमीशन ने दिया था। ये ब्रंटलैंड प्राइम मिनिस्टर थे, नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर थे। और अगर मैं बात करता हूं 17 डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जो हमने 2030 तक उसको कवर करना है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन। किस फ्रीडम फाइटर को कहते थे देशबंधु, देशबंधु किसे कहते थे, ये चितरंजन दास जी को कहते थे, CR दास जी को, जिन्होंने इंडिया फॉर इंडियन बुक लिखी है। ठीक है, बुक। अगर आपसे पेपर में स्लोगन पूछा कि इंडिया फॉर इंडियन स्लोगन किसने दिया है, तो दयानंद सरस्वती जी ने। चितरंजन दास जो हैं ये 1923 में, 1 जनवरी 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी। किसके साथ मिलके, मोतीलाल नेहरू जी के साथ मिलके। मोतीलाल नेहरू कौन है, जनरल सेक्रेटरी हैं स्वराज पार्टी के, ध्यान रखना है। अरबिंदो घोष जिन्होंने अनुशीलन समिति जो इनके साथ लिंक करती है, अरबिंदो घोष ने पुडुचेरी के अंदर आश्रम भी बनाया था। अरबिंदो घोष का एक केस था जहां पे वो कौन बच्चे थे जिन्होंने गोलियां मारी थी, प्रफुल्ल चक्की एंड खुदीराम बोस, जो किंग्सफोर्ड के ऊपर गोलियां चलाई थी। तो वो केस के अंदर भड़काया, ऐसे बोलते हैं कि अरबिंदो घोष ने भड़काया था उन लोगों को, तो उनके ऊपर केस डला हुआ था अरबिंदो घोष के ऊपर। तो अरबिंदो घोष जी का वो केस किसने लड़ा था, चित्तरंजन दास जी ने लड़ा था, ये आपको पता होना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले जिन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टार्ट करी थी, और ये पॉलिटिकल गुरु हैं गांधी जी के। बाल गंगाधर तिलक जी को बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, भारत में असंतोष के जनक। ये किसने बोला था, वैलेंटाइन शिरोल ने बोला था। 2 बार मांडले जेल गए हुए हैं ये, पहले 6 महीने के लिए, फिर 1.5 साल के लिए, ठीक है, 18 महीनों के लिए। और बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल लीग स्टार्ट करी थी, महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर बनाए थे, दैट इज इन द पुणे में हेडक्वार्टर बनाए थे। बाल गंगाधर तिलक जी का जो पेपर है वो है मराठा, जो इंग्लिश भाषा में था, और केसरी दैट इज इन द मराठी भाषा में था। तो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज CR दास, देशबंधु, और फर्स्ट मेयर थे कलकत्ता के ये। यहां पे लोकसभा की सीटें जो हैं वो एक ही सीट है, कौन सी स्टेट में, जो है हैज मोर देन 1 सीट, मतलब एक स्टेट ऐसी है जहां पे 2 सीटें हैं, मतलब एक से ज्यादा हैं, वो है मेघालय में। मेघालय में 2 हैं, बाकी जगह के ऊपर एक एक है। मेघालय, लोकसभा की बात कर रहे हैं। मेघालय जो है इन्हें हम कहते हैं एबोर्ड ऑफ द क्लाउड्स, बादलों से घिरा हुआ शहर। और यहां पे मुंसमराम जगह है जहां पे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश होती है। चेरापूंजी है जहां पे गड़गड़ाहट बहुत सारी होती है। यहां पे गैरो खासी जयंतिया नाम की हिल्स भी रहती हैं और ट्राइब भी हैं यहां पे। मिजोरम में आपका डेम्पा टाइगर रिजर्व देखने को हमें मिलता है। सिक्किम पहले देश की ऑर्गेनिक स्टेट है और पहली ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट है, खुले में शौच ना करने वाली। सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य ऐड हुआ था 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 द्वारा। ओके, ये याद रखना। नागालैंड में एक फेस्टिवल है जिसे हम कहते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड में। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी आगे। इट रेफर्स टू द, देखो कहीं पे आपने देखा होगा जब आपको इतनी सारी तुरंत फटाफट जी, तो बहुत सारे जो हैं ईमेल्स अगर आने लग जाती हैं इंटरनेट से, तो यहां पे
उस चीज को हम क्या कहते हैं? उस चीज को हम कहते हैं स्पैमिंग। जैसे तुम लोग, जैसे काफी बच्चे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में धड़ाधड़ वो करते रहते ना, ये सर ये बताओ ये बताओ ये बताओ, और कोई सर पैर नहीं होता कई बार उस बात का, ठीक है ना, तो वो स्पैमिंग करने लग जाते हैं, तो वो स्पैम होता है, ठीक है। तो अनवांटेड ईमेल्स, अनवांटेड मैसेजेस, दिस इज कॉल्ड स्पैम। चलिए जी, जैसे ये स्पैम कर रहा है, सर ये क्लास को 5 से 6 घंटे होना चाहिए। क्यों भाई, क्यों? नॉट ए रोबोट, आई एम नॉट ए मशीन, बट आई विल ट्राई कि हाँ आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाऊं मैं यहाँ पे, ठीक है। सो डोंट स्पैम, डोंट स्पैम। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिया गया नहीं है? नॉट पूछा है, नॉट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए जी, राइट टू प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इक्वालिटी और फ्रीडम, तो यहां पे कौन सा गारंटेड नहीं है भाई? कोई राइट टू प्रोफेशन वाला कुछ भी नहीं है हमारे देश में। रिलीजन वाला 25 से 28 दिया गया है, इक्वालिटी वाला 14 से 18 दिया गया है, फ्रीडम वाला 19 से 22 दिया गया है। फंडामेंटल राइट की अगर हम बात करते हैं तो 12 से 35 तक है, पार्ट 3 के अंतर्गत आता है। पार्ट 3 को हम और क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, ओके। और यूएसए से हमने इस चीज को बोरो किया है, और ये जस्टिशिएबल है, इनफोर्सेबल है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ओके। 14 से 18 मैंने आपको बता दिया इक्वालिटी वाला, 19 से 22 आपको बता दिया, 23 और 24 वाला जो है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वाला है, 25 से 28 बता दिया रिलीजन वाला, 29 और 30 वाला आपको बता दूं कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं, और आपका 32 वाला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज वाला है, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज वाला है। तो आंसर नंबर 1, राइट टू प्रोफेशन इज नॉट द राइट। चलिए जी, आगे बात करिए। पहला नेशनल पार्क ये डिक्लेयर किया गया था, मैरीन नेशनल पार्क घोषित किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, एंड 1982 में, एंड दैट इज कॉल्ड गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ में बात किया गया था, ये आपका मैरीन नेशनल पार्क था। गल्फ ऑफ मन्नार में बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, जो मैरिन बायोस्फीयर प्रोग्राम में भी आता है। मैरिन बायोस्फीयर प्रोग्राम यूनेस्को का है, जिसमें टोटल 12 बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं हमारे इंडिया के, और इंडिया में टोटल 18 हैं, ध्यान रखना है, ओके। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे जो गल्फ ऑफ कच्छ वाला इलाका है, यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ वाला इलाका है, यहाँ पे हमें कोरल्स देखने को मिलते हैं। कोरल्स इंडिया में 4 जगह के हैं, गल्फ ऑफ कच्छ में, और यहाँ पे नीचे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार आइलैंड, और गल्फ ऑफ मन्नार में। 4 एरियाज में हमें देखने को मिलते हैं कोरल्स, ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। The Monopolistic and Restrictive Trade Practices Act 1969 was enacted to, किस चीज के लिए इनेक्ट किया गया था? किस चीज के लिए बनाया गया है ये एक्ट? सो व्हाट इज दिस? यहां पे ये बोला गया है कि जितनी भी इकोनॉमिक पावर है आपकी, वो ऐसा ना हो वो कुछ व्यक्तियों के हाथ में है। यहां पे हम मोनोपोली क्रिएट नहीं करेंगे, हम मोनोपोली को खत्म करेंगे, और पूरे देश में जो है इक्वालिटी की बातें लेके आएंगे, कंपटीशन की बातें लेके आएंगे। दैट इज टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी आपका? 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 1, MRTP एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है वो क्या है? एक्साइज ड्यूटी जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और ये मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगता था। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर ए, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, और आपका कॉर्पोरेट टैक्स, दीज आर द डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट में सेल्स सर्विस टैक्स, जीएसटी, एक्साइज, वैल्यू एडेड टैक्स, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। सर्विस टैक्स कब इंट्रोड्यूस किया गया था भारत देश में? 94-95 में। तो आंसर नंबर 1 जो सर्विसेज के ऊपर लगता था, और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स था। अब तो चलो जीएसटी है हमारे भारत देश में। अगर किसी करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज हो जाती है,
ड्यू टू द मार्केट फोर्सेस, मार्केट की फोर्सेस के कारण, जो कंट्री खुद नहीं करती मार्केट फोर्सेस के कारण हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी कहते हैं। अगर कंट्री करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कंट्री करती है, उसे हम डीवैल्यूएशन करते हैं। डीवैल्यूएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों करती है, ताकि हमारे भारत देश में एक्सपोर्ट्स बढ़े, क्योंकि अगर चीजों की प्राइस कम हो जाएगी या रुपए की वैल्यू गिराई जाएगी तो बाहर के लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे, जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। लेकिन मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड और सप्लाई के कारण अगर रुपया कम जा रहा है, डाउन हो रहा है, उसे हम डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है तो डीवैल्यूएशन होता है, और डीवैल्यूएशन हमेशा एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए होता है, फॉरेन करेंसी को देश में लेके आने के लिए होता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ में आया, ये याद रखना। तो आंसर नंबर ए, सॉरी डी, डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी। बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया है वो कहां पे दिया था, मैंने अभी आपको बताया था, 5 लोगों को दिया था, धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, और सारनाथ में दिया था, आंसर नंबर बी। बोध गया में उनको निर्वाण प्राप्ति हुई थी, इनलाइटनमेंट, इनलाइटनमेंट, और कहां पे, दैट इज ऑन द पीपल ट्री, पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है, 49th डे के ऊपर। और इनकी निर्वाण प्राप्ति में साक्षी मतलब साक्षी कौन बने थे, दैट इज धरती, और धरती पे इन्होंने हाथ लगाया था और उन्होंने कहा था कि मुझे निर्वाण प्राप्ति हो चुकी है। ओके, लुम्बिनी में इनका जन्म स्थान है, रुमनदेई पिल्लर बनवाया गया था, अशोक ने बनवाया था इनके जन्म स्थान के ऊपर। सांची में स्तूप बनाया गया है, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये कुछ अभी मैंने ना कुछ उड़ीसा के क्वेश्चन डाले हैं, देख लेना, पेपर में आ जाते हैं, कई बार फंस जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। फर्स्ट उड़िया लैंग्वेज बस याद करना है हमने, दैट इज बोध ध्यानी, बोध ध्यानी इज द फर्स्ट उड़िया लैंग्वेज, उड़िया मैगजीन। उड़िया नॉवल जो पहली इंडियन नॉवल है जहां पे लैंडलेस पेजेंट्स के बारे में बात करी गई है कि जो लॉर्ड्स थे, जो लैंडलॉर्ड थे, वो किसानों के ऊपर अत्याचार करते थे, ये उड़िया के अंदर होती थी नॉवल, और इंडिया की पहली नॉवल थी ये, और उसका नाम क्या था, छ मन अथा गुंथा, आंसर नंबर सी। ये पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन फंस जाते हैं भाई, देख लेना, ठीक है। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट वन। पहली उड़िया फिल्म जिनको नेशनल अवार्ड मिला था, बस नाम याद करेंगे, दैट इज कॉल्ड श्री लोकनाथ, श्री लोकनाथी। जो जगन्नाथ टेम्पल है उड़ीसा में, उसका जो पहला स्तंभ है, अरुणा स्तंभ कहते हैं, जिन्हें हम लाइन गेट के नाम से भी जानते हैं, वहां पे कितने स्टोन लिखे, कितने बने हुए हैं, वो एक ही स्टोन का बना हुआ है, दैट इज वन स्टोन का बना हुआ है, ठीक है। जगन्नाथ जी टेम्पल उड़ीसा में, ये एक ही स्टोन का बना हुआ है, एक ही स्टोन का। लॉर्ड जगन्नाथ ओरिजिनली वर्शिप्ड एज लॉर्ड नीलमाधवा बाय ट्राइबल चीफ नेम्ड, उनका क्या नाम था, जो ये मतलब उनको वर्शिप करते थे, और उनका नाम क्या है यहां पे जी, कौन करते थे जी, यार देखो मैं बताता हूं तुम्हें, ये ना स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है ना, स्टैटिक क्वेश्चन है ये, तो ऐसे क्वेश्चन अगर फंस गए ना पेपर में तो जरूरी है पढ़ने ये। विश्व बासु, आंसर नंबर सी, विश्व बासु, और उड़ीसा वाले तो फटाफट दे रहे होंगे आंसर, जय जगन्नाथ। चलिए जी आगे बात करें। स्वीट वाटर लेक, जिसे हम कहते हैं कांजिया लेक, ये कहां पे है, तो ये नंदन कानन में है, उड़ीसा में, नंदन कानन डिस्ट्रिक्ट में है उड़ीसा में, स्वीट वाटर लेक। और चिलिका लेक भी है यहां पे उड़ीसा में। आओ जी आगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहां पे फंडामेंटल राइट की बात आती है, ये हमने कहां से बोरो किया है, अच्छा फंडामेंटल राइट इमरजेंसी के टाइम पे खत्म हो जाते हैं, वो हमने लिया है जर्मनी से, अदरवाइज फंडामेंटल राइट्स की बात हमने यूएसए से करी है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएंगे, वो जर्मनी से लिया है। कनाडा से हमने लिया है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन है, पावर डिवाइडेड है, लेकिन सेंटर स्ट्रॉन्ग है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने लिया है आयरलैंड से, जो कि नॉन जस्टिसेबल है, नॉन इन्फोर्सेबल है। तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी, ए, जर्मनी इज द करेक्ट आंसर, जर्मनी। जो समुद्र का कलर है आपका वो नीला है, वो इसका रीजन क्या होता है, समुद्र का रंग, जो पानी का रंग नीला होता है, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है,
ब्लू कलर ऑफ द ओशन, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, कुछ भी ले लो तो आंसर क्या बनेगा, स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट। आंसर नंबर क्या बनेगा, बी ऑप्शन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है ये, जब सिंगल कलर दिखे तो स्कैटरिंग होता है। राइट टू एजुकेशन, ये हमने बात भी करी थी 6 to 14 वाला, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है आर्टिकल 45 में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 45 में है, 21A में फंडामेंटल राइट है और 11th फंडामेंटल ड्यूटी है। तो अब यहां पे ये वही बात कर रहा है, तो व्हाट इज दिस, कहां पे इंक्लूड किया गया है बच्चों के लिए 6 to 14 वाले, तो फंडामेंटल राइट्स में। ध्यान रखना यहां पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ना आर्टिकल 45 में वो 0 to 6 ईयर्स के बच्चे की बात करी गई है। ध्यान रखना, ये पॉइंट समझ में आया, वहां पे 0 to 6 ईयर्स के बच्चे की बात करी गई है, तो गड़बड़ मत कर देना पेपर में, ऑल नहीं आएगा इसमें। नाबार्ड जो है नेम है आफ्टर द फिस्कल डेफिसिट बैलेंस, ये इसको और क्या कहते हैं, मतलब और क्या कहते हैं नाबार्ड को, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 1982 में बना था, 12 जुलाई 1982, हेडक्वार्टर इज इन द मुंबई। शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन से बना था, ठीक है, और क्रैफी कार्ड कमेटी की रिकमेंडेशन से ये बना है, शिवरमन और क्रैफी कार्ड कमेटी की रिकमेंडेशन से। और इसका जो नाम था दैट इज द एग्रीकल्चर एसोसिएट स्पेशल बैंक, एग्रीकल्चर एसोसिएट स्पेशल बैंक के नाम से इसको जानते थे। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। दो सेशन के बीच में, पार्लियामेंट के सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप कितना होता है? सेशन वहां पे है जहां पे हमारे डिस्कशंस वगैरह होती हैं। हमारे 3 सेशन है, बजट, मॉनसून, विंटर, बीएमडब्ल्यू से याद कर लेना, ठीक है। बजट सेशन है फेब से मई, और ये है जुलाई अगस्त मानसून वाला, और विंटर वाला नवंबर दिसंबर। सबसे बड़ा फेब और मई वाला, मार्च मई वाला, और नवंबर दिसंबर वाला सबसे छोटा। और यहां पे सेशन को स्टार्ट कौन करता है? राष्ट्रपति। खत्म कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम 6 महीने का गैप होना चाहिए, और राष्ट्रपति को मिनिमम 2 बार मिलना होता है संसद को। मैक्सिमम गैप 6 महीने का, जितनी बार मर्जी मिल सकते हैं, बट मैक्सिमम गैप 6 महीने का होता है। तो यहां पे 6 मंथ इज द करेक्ट आंसर, 6 मंथ, आंसर नंबर बी। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर कहां पे लिखा गया है जी? इसका मतलब ये होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें, हमारी ऐसी बहुत सारी पोस्ट हैं जो राष्ट्रपति जब तक चाहें तब तक बैठे रहेंगे, जैसे गवर्नर हैं भाई, जब तक गवर्नर बैठा है, वो जब तक राष्ट्रपति को लगते है ये बंदा काम करेगा तो गवर्नर बैठा, गवर्नर को रिमूव ही नहीं किया जा सकता। अटॉर्नी जनरल गवर्नर रिमूव ही नहीं कर सकता, राष्ट्रपति ही रिमूव करेगा, अदरवाइज नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो हैं वो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर की बात आती हैं। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जो वर्ड है ये किस में लिखा गया है? आर्टिकल 310 में लिखा गया है, आंसर नंबर ए। 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में लिखा गया है, अखिल भारतीय सेवाएं, जिसमें हमारी 3 सर्विसेज हैं अभी, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएफएस मतलब फॉरेस्ट वाली है, ठीक है। और ऑल इंडिया सर्विसेज बनाएगी कौन? सबसे पहले बिल उठेगा राज्यसभा से, देन लोकसभा में, देन प्रेसिडेंट के पास जाएगा। एट द एंड इसको क्रिएट करने वाली कौन है? पार्लियामेंट क्रिएट करेगी, लेकिन बिल कहां से उठेगा? आपका राज्यसभा से उठेगा। पॉइंट समझ में आया तुम्हें जी? समझ में आया? 317 में क्या लिखा हुआ है? पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी भी पर्सन को अगर हटाना हो, रिमूव करना हो, लगाना हो, वो 317 में लिखा गया है। रिमूवल और सस्पेंशन वहां पे लिखा गया है। और अगर हमने कोई रेगुलेशन बनानी हो कमीशन के अंदर किसी स्टाफ के लिए, या कुछ भी चेंजेस लेके आने हो, वो 318 में लिखा गया है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? 310 इज द करेक्ट आंसर, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। चलिए जी, जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, क्षेत्राधिकार है, उसको बढ़ाया जा सकता है। आर्टिकल 138 में लिखा गया है, 131 में लिखा गया है। ये कौन बढ़ाएगा? सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट बाय लॉ, जाने कि अगर कानून द्वारा ही, संसद द्वारा पास करके पावर्स को बढ़ाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लिखा गया है, और 1774 में सुप्रीम कोर्ट बनी थी कलकत्ता में। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कारण जो है बनी थी, दैट इज इन द दिल्ली में, ठीक है। ये ध्यान रखना है। आंसर नंबर 1 दैट इज पार्लियामेंट बाय लॉ इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, आर्टिकल 227 227 ये किसके बारे में डील करता है? देखो सीधी सी बात है,
214 से लेके 231 तक आर्टिकल किसके हैं? हाई कोर्ट के। तो इसका मतलब ये हाई कोर्ट के साथ संबंधित है। तो ये 227 किसके साथ बात करता है? हाई कोर्ट की पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, मतलब भाई सारे कामों को देखेगी और काम करेगी। तो आंसर नंबर 1, पॉइंट समझ में आया? आंसर नंबर 1 जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13। और इसमें क्या बात करता है कि कोई भी कानून जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो इसमें पता लगता है। पावर स्पीकर की बातें, डिप्टी स्पीकर की, सब कुछ 93 में लिखा गया है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो 66 में लिखा गया है। और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन वोट करता है? ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहां पे ऑल का मतलब इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा के सारे लोग। पॉइंट समझ में आया? तो ये पॉइंट याद रखने हैं तुम्हें। समझ में आया तुम्हें? यस। एक बच्चा कह रहा है 226 रिट के लिए है, बिल्कुल 226 रिट्स के लिए है, जहां पे हम फंडामेंटल राइट और लीगल राइट्स के लिए रिट फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में। लेकिन आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग हम सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये सारे पॉइंट्स तुम्हें टिप्स पे होने चाहिए। क्लियर हो गया तुम्हें? नेक्स्ट, जो जजेस की सैलरीज वगैरह हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो क्या हैं, क्या होंगी? फिक्स है राष्ट्रपति द्वारा? गलत, पार्लियामेंट द्वारा फिक्स होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं और बढ़ाई घटाई संविधान में पार्लियामेंट में होती हैं। रिड्यूस नहीं की जा सकती भाई, नहीं, फंडामेंटल फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे रिड्यूस हो जाती हैं। रिड्यूस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस, गलत। कैन नॉट बी रिड्यूस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ देयर ऑफिस एक्सेप्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी, यस। भाई सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे ही रिड्यूस हो सकती हैं, अदरवाइज रिड्यूस नहीं हो सकती। आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, यहां पे क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है आपके डिस्प्यूट पड़ रहा है सेंटर और स्टेट में, जब दो राज्यों में डिस्प्यूट पड़ रहा है, तो उसको कौन संभालता है? सुप्रीम कोर्ट संभालती है। वो आर्टिकल 131 के अकॉर्डिंग ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है, क्षेत्राधिकार में आता है, जहां पे सेंटर और स्टेट का झगड़ा या स्टेट और स्टेट का झगड़ा सॉल्व किया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में हम फेडरल कैरेक्टर जो है आपका संविधान का, वो मेंटेन करके रखते हैं। कहने का मतलब पावर्स को डिवाइड करने की बातें हमारी यहां पे आती हैं। रिट जुरिस्डिक्शन की बात करें आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में लिखते हैं। एडवाइजरी की बात करें आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे सकती है राष्ट्रपति को, और वो बाइंडिंग नहीं होती राष्ट्रपति के ऊपर। एपीलेट मतलब हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन सी है हमारी? दैट इज सुप्रीम कोर्ट है, अगर हम अपील करना चाहते हैं वहां पे। तो आंसर नंबर क्या बनने वाला है यहां पे? 1 ऑप्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ये वर्ड का मतलब क्या है? ठीक है, what कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली। अगर हम सीधा काम नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है हम उसको इनडायरेक्टली वे में काम करेंगे। ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है? ये कलरेबल लेजिस्लेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, कलरेबल लेजिस्लेशन का ये वर्ड होता है, ये समझना है बस तुम्हें। ठीक है, कलरेबल लेजिस्लेशन का, कि हाँ अगर आप सीधा काम नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे से कोई काम कर लो ऐसे। तो कलरेबल ये जो है आपका लेजिस्लेशन का मतलब होता है। आंसर नंबर सी। ठीक है, देखो, पावर बाय एनी लेजिस्लेचर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप कुछ काम नहीं कर सकते, ये संविधान में लिखा हुआ है। मैंने तो पहले ही बोला है कि आज हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके स्टैटिक क्वेश्चन हैं। तो भाई ध्यान से, हमें तो एक क्लास में हमारे 1-2 क्वेश्चन भी फंस गए एग्जाम में तो हमारे लिए तो वाह वाह वाली बात हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे नहीं होता कि हर क्लास में ही सारे के सारे क्वेश्चन आ जाए। हाँ, आपको क्लासेस पढ़नी पड़ेगी, उसमें से क्वेश्चन फंस सकते हैं, आ सकते हैं, उन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करना है हमें। चलिए जी, अगला क्वेश्चन बताइए जी। हमारे इसमें पार्ट 3 में लिखा गया है सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। पार्ट 3 ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड ऑन द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। कौन सा आर्टिकल खत्म हो जाता है? आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड। ठीक है, हमारे ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है जैसे ही हमने इमरजेंसी की घोषणा कर दी। तो इसका मतलब भाई फ्रीडम आपकी गई, उस टाइम के लिए उस चीजों के लिए आपको रोक दिया जाता है। दैट मींस 19 वाला आर्टिकल खत्म हो जाता है तुरंत। और हमारे आर्टिकल्स कौन से रहते हैं? 20 और 21 हमारे पास रहता है, बाकी सारे खत्म हो जाते हैं। लेकिन ऑटोमेटिकली कौन खत्म हो जाता है? 19 वाला। ओके, चलिए जी आगे बात कीजिए। डीएनए सिंथेसिस सिर्फ इतना ही याद करेंगे क्योंकि बाकी स्टेजेस नहीं पढ़ेंगे हम लोग।
ठीक है, बाकी स्टेजेस नहीं पढ़ेंगे। जैसा क्वेश्चन कहीं कभी फंसेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं तुम्हें माइटोसिस मियोटिक डिवीजन समझाने लग जाऊं तो ये 2 घंटे का एक लेक्चर हो जाएगा, तो तुम्हें समझ कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही याद करना है, सेल डिवीजन में डीएनए सिंथेसिस होती कहां पे, डीएनए बनता कहां पे है, एंड दैट इज इन द इंटरफेस। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1। ठीक है, और आपको पता है डीएनए हमारे सेल में कहां कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जिन्हें हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, रेस्पिरेटरी साइट ऑफ द सेल कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट में जिसे हम किचन ऑफ द प्लांट सेल कहते हैं, और न्यूक्लियस में जो जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक और कंट्रोल रूम फॉर द सेल, इन्हें कंट्रोल रूम बोला जाता है। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, डीएनए से हमेशा बनता है आपका आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन, ये प्रोसेस होता है। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। तो आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा एंजॉय द रैंक ऑफ, देखिए जी ऑपोजिशन का स्टेटस उसको मिलता है जहां पे उसके पास 10% सीटें होनी चाहिए लोकसभा की, उसको मिलता है। 1969 में पहली बार लीडर ऑफ ऑपोजिशन का स्टेटस मिला था, और इसके पास सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक होता है, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक होता है। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 1। समझ में आया, आंसर नंबर 1। गदर पार्टी यूएसए में बनाई गई थी, जिन्हें हम पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, और यह बनाई गई थी 1913 में, और हेडक्वार्टर बनाए गए थे सैन फ्रांसिस्को में। ओके, सैन फ्रांसिस्को में, और पेपर गदर था इनका। ठीक है, और अंग्रेजी राज के दुश्मन ये वर्ड यूज करते थे। लाला हरदयाल जी ने बनाई थी इसको, सोहन सिंह बाखना जो हैं आपके प्रेसिडेंट थे यहां पे। अब क्वेश्चन ये है कि इन्होंने आर्म्ड रिबेलियन के लिए कौन से स्टेट को चुना था, कौन से स्टेट को चुना था आर्म्ड रिबेलियन के लिए, पंजाब को चुना था। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये सारे लीडर्स हैं, इनकी पिक में आपको उसमें पीडीएफ में डाल दूंगा, देख लेना सारे लीडर के नाम, कांशीराम, ठीक है, और करतार सिंह सराभा, ये सारे पर्सन इन्वॉल्व हैं यहां पे। चलिए जी, पटोला साड़ीज ये साड़ीज हैं, ठीक है ना, पटोला वीविंग साड़ी ट्रेडिशनली ये कहां पे पहनी जाती हैं, और ये कहां की साड़ीज हैं, ये सूरत और पाटन गुजरात की साड़ीज हैं। तो आंसर नंबर क्या बनेगा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। सिल्क की साड़ियां हैं, पाटन गुजरात की साड़ियां हैं, आंसर नंबर बी, ऐसी साड़ियां हैं ये। चलिए जी, पंचशील की जो ट्रीटी है ये क्या है, व्हाट इज दिस पंचशील की ट्रीटी, पंचशील की ट्रीटी है क्या यहां पे। पंचशील की ट्रीटी ये है कि 1954 में इंडिया और चाइना के बीच में साइन करी गई थी, 5 चीजों के ऊपर बात करी गई थी, जहां पे पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करी गई थी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात करी गई थी, म्यूचुअल इंटीग्रिटी की बात करी गई थी, और नॉन इंटरफेरेंस करने की बात करी गई थी कि हम इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, कॉपरेट करने की बात यहां पे करी गई थी, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए बात करी गई थी, नॉन एग्रेशन की बात करी गई थी, 5 चीजों में बात करी गई थी। पॉइंट समझ में आया, तो यहां पे उसके लिए पॉइंट आपको बताना है कि कौन सा सही है। इट इज द सेट ऑफ 5 प्रिंसिपल रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट, बिल्कुल सही है ये। पंचशील supposes the newly independent states after the dissolution of colonization will be able to develop a new and more principled approach toward international relationship, ये बिल्कुल सही है। पंचशील क्या कहता है कि जब देश में कॉलोनाइजेशन यानी कि ब्रिटिश रूल खत्म हुआ था, जो नए राज्य बनेंगे तो उन्होंने इस तरीके से काम करना है ताकि जो है हमारे पंचशील के जो सिद्धांत है 5 वो अच्छे से हम दूसरी स्टेट के साथ, दूसरे कंट्रीज के साथ कर सके, ताकि हमें इंटरनेशनल रिलेशन हमारे अच्छे हो सके। ये बात बोली गई थी, बिल्कुल सही है। द फर्स्ट फॉर्मल कॉडिफिकेशन जो ट्रीटी की देखने को मिली थी, एग्रीमेंट बिटवीन द ट्रीटी टुक प्लेस इन द एग्रीमेंट बिटवीन द इंडिया एंड चाइना, ना ये नहीं है। ये फर्स्ट फॉर्मल जो कोडिफिकेशन है ट्रीटीज की, ये इंडिया और चाइना के बीच में पहले नहीं थी। ये पॉइंट समझ में आया, ऐसा नहीं था कि ये पहली बार हुआ है। समझ में आया तुम्हें? ऐसा नहीं था कि ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी हुआ है। एक मिनट देखने दो। द फर्स्ट फॉर्मल कॉडिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रीटी
पंचशील ट्रीटी, पंचशील एग्रीमेंट भी कहते हैं, इंडिया और चाइना के बीच में हुआ है। एक मिनट, फर्स्ट फॉर्मल कोडिफिकेशन, हाँ ये फॉर्मल थी, इनफॉर्मल नहीं था, ये सही है, मतलब 1 2 3 तीनों के तीनों सही हैं आपके, सी बनेगा जी। जी पहली बार हुआ था ये। चलिए नेक्स्ट, वीएम धांदेकर एंड नीलकंठ, ये फेमस हैं किस चीज के लिए? इन्होंने हमारे भारत देश में पॉवर्टी के लिए पहली बार बात करी थी, पॉवर्टी के ऊपर बात करी थी, वीएम धांदेकर एंड नीलकंठ। ये नाम सुने भी नहीं होंगे तुम लोगों ने कहीं से भी, पॉइंट समझ में आया? ये तुम लोगों ने नाम बिल्कुल नहीं सुने होंगे, कहीं पे भी नहीं सुने होंगे, 100% गारंटी। वीएम धांदेकर एंड नीलकंठ। तुम पता क्या सुनते हो? सुरेश तेंदुलकर कमेटी, ठीक है, रंगराजन कमेटी, ओके, तो ये सब सुने होंगे तुम लोगों ने, लेकिन ये नाम कभी नहीं सुने होंगे, वीएम धांदेकर एंड नीलकंठ। तो ये दिस इज फॉर द स्टडी ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, आंसर नंबर डी। मार्को पोलो ने इंडिया को विजिट किया था और एंड गेन्ड इमेंस फेम इन यूरोप फॉर दैट रीजन। देखो मार्को पोलो ने विजिट किया था इंडिया को, क्यों? ताकि वो हमारे भारत देश के अंदर बता सके कमर्शियल, रिलीजियस और सोशल कंडीशन इन इट्स ईस्टर्न कंट्रीज, ताकि उस चीजों को लिख सके और बता सके। आंसर नंबर क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। समझ में आया तुम्हें? मार्को पोलो। एक स्टेट ऑफ आर्ट एकॉस्टिक सेंसर, जहां पे टारगेट ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जा रही है सीएसआर द्वारा इंडियन आर्मी शूटर्स को, तो ये कौन सा स्टेट ऑफ आर्ट एकॉस्टिक सेंसर हमने बनाया है? उसका नाम है ध्वनि, नॉट साउंड, इट्स ध्वनि, ध्वनि। तो आंसर नंबर बी, ध्वनि हमने जो है ये सेंसर बनाया है, आंसर नंबर क्या बनेगा? बी। डिटेक्शन एंड हिट विजुअल, देखता हूं मैं, पिक्चर लगाई है मैंने यहां पे, नहीं, डिटेक्शन एंड हिट विजुअलाइजेशन, डिटेक्शन एंड हिट विजुअलाइजेशन, डिटेक्शन एंड हिट विजुअलाइजेशन यूजिंग एकॉस्टिक एंड वेव ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन, आंसर नंबर बी, ध्वनि। मुगल रूल्स के लिए इनमें से स्टेटमेंट कौन सी गलत है? ये क्वेश्चन है जी आपका। द फार्मिंग कम्युनिटी वॉज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड होमोजेनियस ग्रुप, देयर वॉज अबंडेंस ऑफ फूड ग्रेन्स, दोज क्रॉप्स वर रूट अंडर द मोर रेवेन्यू वर एनकरेज्ड बाय द स्टेट, इन मोस्ट एरिया 2 क्रॉप्स वर प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर। तो यहां पे क्या बात आ रही है यहां पे जी? जी 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 बिल्कुल सही। यहां पे कुछ ऐसे नहीं था कि ऑर्गेनाइज है और आपकी होमोजीनियस क्रॉप्स होती हैं, एक ही जैसी क्रॉप्स होती हैं। वो अलग है कि यहां पे कॉटन और शुगर केन जो मेन फसलें उगाई जाती थी, कॉटन और शुगर केन, ठीक है, और इनको जिन्स ए कामिल कहा जाता था, जिन्स ए कामिल कहा जाता था मुगल काल में, जिन्स ए कामिल। पॉइंट समझ में आया तुम्हें? क्योंकि ये क्रॉप कौन सी क्रॉप है? कैश क्रॉप्स हैं भाई, माल बेचो पैसे लो। समझ में आया तुम्हें? तो आंसर नंबर 1। कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हुई थी कब? 1911 में, और यहां पे लॉर्ड हार्डिंग सेकंड जो था वो गवर्नर जनरल वाइसरॉय है, और इस यहां पे दिल्ली दरबार सजाया गया था क्योंकि किंग जॉर्ज फिफ्थ और वाइफ उनकी मैरी ये आए हुए थे भारत देश का भ्रमण करने के लिए। दिल्ली दरबार सजाया गया और इन्होंने बोला कि कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करो कैपिटल को। तो आंसर नंबर बी, 1911। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमें मिलते कहां से हैं? सेडिमेंट्री रॉक से, अवसादी चट्टानों से, और यहां पे ही हमें मिलते हैं फॉसिल्स। कौन समझ में आया? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, आंसर नंबर 1। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, आंसर नंबर 1। पहली बार कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था 1969 में,
और वो 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया था। आंसर नंबर सी, 14 बैंकों को 19 जुलाई 1969 में नेशनलाइज किया गया था, जहां पे 14 बैंकों के अंदर पेड अप कैपिटल रखी गई थी 50 करोड़ रुपीस। और उसके बाद 15 अप्रैल 1980 को आपका अमाउंट रखा गया था, 6 बैंकों को मोर नेशनलाइज किया गया था और अमाउंट रखी गई थी 200 करोड़ रुपीस पेड अप कैपिटल। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका, सी ऑप्शन, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साफ्टा जो है साउथ एशियन कंट्रीज के बीच में साइन किया गया था 2004 में 6 जनवरी के अंतर्गत, और ये एग्रीमेंट साइन हुआ था इस्लामाबाद में। आंसर नंबर ए। और आपको पता होगा ये कौन सी कंट्रीज के साथ डील करेगा, सार्क मेंबर से, क्योंकि जिसमें 8 कंट्रीज हैं, एमबीबीएस स्पेन, मैंने तुम्हें बताया हुआ शॉर्टकट, ये ही आपका साफ्टा की हैं, यही आपके मेंबर नेशन है साफ्टा के, और यही मेंबर नेशन है सार्क के। सार्क के हेडक्वार्टर काठमांडू में है, ये याद रखना। साफ्टा का एग्रीमेंट इस्लामाबाद में साइन हुआ था, ठीक है। सार्क 8 मेंबर हैं, एमबीबीएस स्पेन के नाम से जानते हैं, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल, ये आपके मेंबर नेशंस हैं, ध्यान रखिए। आंसर नंबर 1। इंडिया के अंदर जो फिस्कल पॉलिसी है ये फॉर्मुलेट कौन करता है? फिस्कल पॉलिसी में हम टैक्स को कैसे खर्च करते हैं, मैनेज करते हैं, लगाते हैं डेवलपमेंट में, तो यहां पे ये चीजें डिसाइड करी जाती हैं, और ये हमें बताता है फाइनेंस मिनिस्ट्री बताती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। आंसर नंबर बी, क्लियर। फाइनेंस कमीशन सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्सेस का विभाजन, ग्रांट्स का विभाजन, ये सब कुछ करता है, क्लियर। तो आंसर नंबर क्या बनेगा, बी। और आरबीआई क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी, जो है आपकी मौद्रिक नीति बनाता है, ठीक है। आंसर नंबर बी, फाइनेंस मिनिस्ट्री इज द करेक्ट वन। चलिए जी आगे बात करते हैं। ऐसी बिल्डिंग जहां पे ऑप्टिमम लेवल ऑफ एनर्जी का यूज किया जाए, यानी कि हमें वेस्ट नहीं करनी पड़े, ऑप्टिमम लेवल यानी कि सस्टेनेबल वाली बात कर रहे हैं, तो उस चीज को, उस बिल्डिंग को हम क्या कहते हैं, ग्रीन बिल्डिंग कहते हैं। ऑप्टिमम यूज, सस्टेनेबल बिल्डिंग नहीं कहेंगे। सस्टेनेबल का तो मतलब ही क्या है, आज हम उस चीज को यूज करेंगे ताकि फ्यूचर जनरेशन यूज कर पाए। यहां पे हमने ऑप्टिमम लेवल ऑफ एनर्जी यूज करी है, उसे हम ग्रीन बिल्डिंग के नाम से जानेंगे, ठीक है। समझ में आया तुम्हें? अगला बताइए। एयरक्राफ्ट जहां पे एयर टू एयर रिफ्यूलर है एयरफोर्स ऑफ इंडिया में क्या है? मतलब हम हवा में ही रिफ्यूल कर सकते हैं, हवा में ही रिफ्यूल कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड इल्यूशन 78। आंसर नंबर ए, इल्यूशन 78, भाई हवा में ही रिफ्यूल कर दिया। फंडामेंटल फिजिक्स के लिए 2017 में अवार्ड मिला था किसको? 2017 में स्पेशल ब्रेक थ्रू प्राइज मिला था फंडामेंटल फिजिक्स में, यह मिला था जोसेफ पोर्शिंकी, एंड्रू स्ट्रोमिंगर एंड कमरून वाफा। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी। पहला सेशन हिंदू महासभा का कहां पे हुआ था इंडिया में? तो वो हुआ था अप्रैल 1915 में। समझ में आया, अप्रैल 1915। और हिंदू महासभा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाई थी 1916 में बनारस में। तो उसके बाद 1915 के बाद 1916 में इंडियन पॉपुलेशन का जो सेंसस है, पहली जो लास्ट वाला सेंसस है, जाने के जहां पे आपका स्लोगन था अवर फ्यूचर, आवर फ्यूचर, आवर सेंसेस एंड आवर फ्यूचर, आवर सेंसेस आवर फ्यूचर, दिस वाज अ स्लोगन, दिस वाज अ स्लोगन। ये लास्ट में हुआ था 2011 में, अभी जब होगा तब होगा, देखेंगे। 2011 में हुआ था, और 2011 में जो हुआ था वो 15 था, 15वां था, ये ध्यान रखना। और पहला कब हुआ था? 1881 में पहला। समझ में आया तुम्हें?
फार्मर सुसाइड इंडिया में क्यों होते हैं? एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस, इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन, क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल डिजास्टर, ग्रीन रेवोल्यूशन। हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर में संकट आते हैं, डिस्ट्रेस होता है, जिसके कारण मैक्सिमम लोग जो हैं आपके हो जाते। अब देखो यहां पे एक बच्चा बोल रहा है कि जो पहला सेंसस की बात करा मैंने 1881 बोला है, वो 1881 इसीलिए बोला है क्योंकि वो आपका जो हुआ था, यस 1872 में हुआ था, 1872 में, ठीक है ना, 1872 में हुआ था पहली बार, यस 1872 में लॉर्ड मायो के टाइम पे, ठीक है, लॉर्ड मायो के टाइम पे 1872 में हुआ था, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए 1865 में किया था। ओके, तो अब यहां पे क्वेश्चन क्या है फार्मर सुसाइड का, कि वो इंडिया में क्यों हो रहे हैं? ड्यू टू द एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस। ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण नहीं हो रहा, ना आपके इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन के कारण है। जितनी मर्जी हो इंडस्ट्री हो तो कहीं ना कहीं तो यूज हो ही जाएगी, इंडिया की है, गवर्नमेंट यूज कर लेगी, पब्लिक सेक्टर यूज कर लेगा, पब्लिक नहीं कर रहा तो प्राइवेट कर लेगा, कुछ ना कुछ तो होता रहेगा। क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल डिजास्टर के कारण नहीं होता ऐसा, ठीक है, आंसर नंबर 1। क्योंकि फार्मर इंडिया के किसानों के लिए बहुत सारी चीजें सरकार ने प्रोवाइड भी कर रखी है। ओके, चलिए जी आगे बात करते हैं। बिरजिस कादिर कौन है? ये नवाब है अवध का, नवाब ऑफ अवध। अवध को कैप्चर किया गया था 1856 में, किसके कारण? ड्यू टू द मैल एडमिनिस्ट्रेशन। और किसने कैप्चर किया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने कैप्चर किया था, ध्यान रखना, आंसर नंबर बी। पहले इंडियन जिनको इकोनॉमिक्स में अवार्ड मिला है 1998 में, 98-99 में, और अमर्त्य सेन जी को, किस चीज के लिए? वेलफेयर इकोनॉमिक्स, आंसर नंबर बी, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन भी भरी होती है, आर्गन भी भरी होती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, नाइट्रोजन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सारी भरी हो सकती हैं, कोई भी ऑप्शन आ सकता है पेपर में आपको। ओके, आंसर नंबर 1। नाइट्रोजन तो आपकी जो लेस वगैरह के पैकेट्स होते हैं उसमें भी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो वो होता है जो है लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, लाइम वाटर को मिल्की, वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, एनारोबिक कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। आंसर नंबर 1, नाइट्रोजन इज द करेक्ट वन, नाइट्रोजन। टीवी रिमोट के अंदर हम किस चीज को यूज करते हैं? इंफ्रारेड रेडिएशंस को यूज करते हैं, ये फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर भी यूज करते हैं, जो हीट ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं। ओके, और इसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट इंफ्रारेड रेडिएशंस के कारण भी होता है। अल्ट्रावायलेट जो यूज करते हैं हम वाटर प्यूरिफिकेशन में भी यूज करते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन शुद्ध करने के लिए। विजिबल का मतलब क्या है? 400 to 700 नैनोमीटर की लाइट, जहां पे आपका फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, फोटोसिंथेसिस, विबग्योर वाला फिनोमिना। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, विबग्योर, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। रेड में सबसे ज्यादा वेवलेंथ यहाँ पे मैक्सिमम होती है, और यहाँ पे आपकी फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम है। वायलेट कलर की वेवलेंथ मिनिमम होती है, और यहाँ पे आपकी जो फोटोसिंथेसिस है ये भी मिनिमम होती है। तो आंसर नंबर ए, इंफ्रारेड रेडिएशन इज द करेक्ट वन। अगर हम जीडीपी, मार्केट प्राइस और जीडीपी फैक्टर कॉस्ट को निकाल दे तो क्या होगा? देखो, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज होता है, ठीक है। ये अगर हम माइनस करते हैं तो भाई क्या रह जाएगा पीछे? इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। तो यहां पे जो मेन आएगा वो आपका आएगा इनडायरेक्ट टैक्सेस, मेन इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। सब्सिडीज भी आएगा, बिल्कुल आएगा यार, बिल्कुल आएगा, नहीं ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि ये इधर चला जाएगा, ठीक है, इनडायरेक्ट माइनस सब्सिडीज हो जाएगा, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस इज द मेन। आंसर नंबर बी, यस। ओके, देखो, इज सब्सिडीज एंड टैक्सेस लिवाइड बाय द गवर्नमेंट, ये देखो, इज सब्सिडीज एंड टैक्सेस, बट ऑप्शन में सब्सिडीज और टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो, लेकिन हमें टिक करना है सब्सिडीज के ऊपर। पॉइंट समझ में आया तुम्हें? एलपीजी जो गैस सिलेंडर है उसमें मेन चीज क्या होती है? ब्यूटेन एंड प्रोपेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन होता है। ब्यूटेन जो होती है वो मेन होती है, ब्यूटेन इज मेन। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और इसके अंदर जो स्मेलिंग एजेंट होता है वो कौन सा है? स्मेलिंग एजेंट इज इथाइल मरकैप्टन, स्मेलिंग एजेंट इज इथाइल मरकैप्टन। और एलपीजी लिक्विड होती है, ध्यान रखना, गैस नहीं होती, लिक्विड होती है। ओके, आंसर नंबर बी, प्रोपेन एंड ब्यूटेन।
नेशनल एडवेंचर अवार्ड 1994 में सबसे पहली बार किसको मिला था? यहां पे ये लैंड एडवेंचरर अवार्ड जो है माउंटेनियरिंग के लिए मिला था, माउंटेन वगैरह चढ़ी थी, तो दैट इज चंद्रप्रभा आयतवाल जी को मिला था। आंसर नंबर सी, चंद्रप्रभा आयतवाल इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी, पहली बार